आज हम बात करेंगे कानून शहादत ऑर्डर के बारे में। लॉग ऐड के हवाले से ये 20 नंबर का पोर्शन है, 20 नंबर का सिलेबस ऐड किया गया कानून शहादत ऑर्डर का। और इसके भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, क्योंकि जब भी कानून शहादत की बात आएगी तो ये सेक्शन नहीं होंगे, ये आर्टिकल पढ़ा जाएगा। तो इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, लेकिन वो बाद में, पहले इसको सारे को आर्टिकल नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड लास्ट तक हम सारे पढ़ेंगे, सारे करेंगे, लेकिन उनको भी हम बाई पार्ट्स करेंगे। जो जो चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंट हुई उसके हवाले से हम चलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम इसको प्रीएम्बल से शुरू करते हैं। तो कानून शहादत के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 से ड्राइव करके इसको बनाया गया कानून शहादत ऑर्डर 1984। यानी पहले क्या था जी, लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट था। एक्ट था जी 1872। इंडिया में आज भी यही चल रहा है, लेकिन फिर इसको कानून शहादत ऑर्डर बना दिया गया। हमारे एक आए थे जी मार्शल लॉ के जर्नल, वो थोड़े से प्रो इस्लामिक थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसको चेंज करो, इसमें अमेंडमेंट करो, इसको विद इन फ्यू डेज़, विद इन फ्यू मंथ्स इस्लामिक इंजंक्शंस के साथ चेंज किया गया। क्योंकि हमारी एविडेंस का, शहादत का तरीक़ेकार और है, क्योंकि हमें जो चीज़ें कुरान ने बताई हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताई हैं, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। जो एक इंडियन लॉ है, जो एक अंग्रेज़ का लॉ है, वो टोटली डिफरेंट है, वो हमसे रिलेट नहीं कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने जस्ट उसमें अपनी चीज़ें ऐड की हैं। जो अंग्रेज़ की चीज़ें जनरली तौर पर थीं, जो जर्नल लॉ को प्रिवेल करती थीं, वो हमने एज इट एज़ रहने दी हैं। मोस्टली हमने किया क्या है कि जहाँ पर हमें इस्लामिक प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ी, हमने वो ऐड कर लिए, बाकी एज इट एज़ है। अब ये इसको हम कहते हैं जी कानून शहादत ऑर्डर 1984, ये है। उसके बाद इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं जी कि ये क्या है। शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। कानून शहादत ऑर्डर जो है ये 1984, कानून शहादत ऑर्डर 1984 कंसीडर होगा। उसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। दूसरा, इसमें एक और चीज़ है कि ये सिर्फ आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट्स का क्या काम होता है, मसालत करवाना, सुलह करवाना। जब एक पार्टी सुलह पे आ गई है, तब गवाहों और शहादतों की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप एविडेंस पे जाएंगे, गवाहों शहादतों में जाएंगे, तो तब सुलह तो ना होगी। आप अपना मुद्दा पेश करेंगे, वो ऐसे सुलह तो नहीं ना होती। सुलह तो ऐसे होती है ना कि आपने कोई इल्ज़ाम लगाया, मैंने उसको मान लिया या क्या कर लिया, किसी भी तरह मामले को निपटाना होता है। तो आर्बिट्रेशन में इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद है जी हमारे पास इसके आर्टिकल नंबर 2, इंटरप्रिटेशन, या इसको हम डेफिनेशंस भी कहते हैं। कोड कौन सी हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, courts includes all judges and magistrate and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। कोर्ट्स कौन सी हैं जी हमारे पास? यानी ऑल जजेस, जितने भी जजेस हैं, वो जो एविडेंस कंडक्ट करने का इख्तियार रखते हैं, वो सारी क्या हैं? अदालतें। आर्बिट्रेशन इधर भी उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेटर नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेटर ने तो मसालत करवानी होती है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जी? Documents means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। डॉक्यूमेंट सिर्फ ये नहीं है कि एक कागज़ है वो डॉक्यूमेंट है। हर वो चीज़ डॉक्यूमेंट है जो किसी चीज़ की तरफ रिफ्लेक्शन करती, कोई चीज़ शो करती है। फॉर एग्जांपल, एक नक्शा है, वो भी डॉक्यूमेंट है। एक नक्शा हो गया, उसके बाद किसी पर कोई चीज़ तहरीर लिखी हुई है, नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, जिस पर भी कोई चीज़ तहरीर है, वो नक्शा भी हो सकता है, वो रिटन तहरीर भी हो सकती है। इवन के ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, जो एक चीज़ की विजुअलिटी दिखा रही होती हैं, ये भी डॉक्यूमेंट्स की ही फॉर्म में आते हैं। उसके अलावा जी हमारे पास
एविडेंस इंक्लूड्स, शहादतों में क्या चीज़ शामिल होती है? ऑल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट under inquiry. Such statements are called oral evidence, and all documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. यानी with the permission of court, शहादत क्या है, एविडेंस क्या है? जो कोर्ट की इजाज़त के लिए किसी मैटर को इंक्वायर करने के लिए या उसकी इंक्वायरी के लिए जो स्टेटमेंट दी जाती है या जिसको अदालत मांगती है, रिक्वायर करती है, वो स्टेटमेंट चाहे वो ज़ुबानी हो या लिखी हो। अगर ज़ुबानी होगी कि मैंने ये वकूआ होते देखा, मैं जा रहा था, आगे ये फ़लाँ बंदे लड़ रहे थे या एक दूसरे को मार रहे थे, ये क्या है? आप एक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको किस लिए किया जा रहा है? एक मैटर को इंक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो जो स्टेटमेंट क्या है, वो एविडेंस है। कौन सी एविडेंस है? ऑरल एविडेंस है। एक चीज़ है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, आप उसके मतलब डॉक्यूमेंट देते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी का इशू है, आप उसके मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, यानी जिसके मतलब आपके पास कोई प्रूफ है, किसी चीज़ का एग्जिस्टेड प्रूफ जिसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बाकायदा शो कर सकते हैं, वो क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद है जी हमारे पास फैक्ट्स क्या हैं जी? इंक्लूड, फैक्ट्स में कौन कौन से? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग perceivable by the sense and any mental condition of which any person is conscious। इसमें वो ये कहता है कि फैक्ट क्या है, वाक़यात क्या है, वाक़यात के मतलब जो तनक़ीहात होती हैं वो क्या हैं? फैक्ट वो हैं जो किसी चीज़ को डायरेक्ट रिलेट कर रहे हो, कोई बात हो सकती है, किसी मैटर के मतलब आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकती है, आपकी मेंटल कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई एकदम से आता है, आप एकदम डर जाते हैं, ये कॉन्शियस है ना, आपकी कॉन्शियसनेस है कि आप एकदम एक्सप्रेशन आपके चेंज, ये भी एक फैक्ट है। आप एक चीज़ को देखते हैं, अच्छा ये जल्दी जल्दी बाहर निकला है, बाहर तो लड़ाई हो रही, यानी वो उसका जल्दी से जाना भी क्या है? फैक्ट है। एक चीज़ को आपने देखा है कि इसने कोई डॉक्यूमेंट फाड़े हैं, कोई किसी प्रॉपर्टी के या जो भी हैं, तो यानी कोई भी मैटर है जो एक वाक़ये को रिलेट कर रहे हैं ना, ये एग्जांपल्स देने का मेन मकसद ये था, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इशू, कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन जो एक वाक़ये के होने को रिलेट कर रही है, वो क्या है? फैक्ट ऑफ, वो फैक्ट है उस चीज़ का। उसके बाद है जी फैक्ट में आ जाते इलेक्ट्रॉनिक, द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर शैल बियर मीनिंग्स गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कौन से? ये जो वीडियोज़ हैं, मेल्स हैं, व्हाट्सएप हैं, ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही हैं ना, क्योंकि अब कुछ इनमें भी फेक्स होती हैं, फिर हम उनको कहाँ भेजते हैं? फ्रेंजी के लिए कि आया इसको चेक किया जाए कि आया ओरिजिनल है या दोबारा एडिट की हुई है। ये था कुछ चीज़ों के मतलब जो डेफिनेशंस थी। उसके बाद है जी हमारे पास आता है आर्टिकल 3, जिससे हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने कानून शहादत ऑर्डर को। ये 1 बाय 1 करके पढ़ने का मकसद जस्ट ये है कि एक चीज़ हमारे माइंड में रहे कि हम कोई चीज़ भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसका मतलब हमें नहीं आता होगा, जिसकी चीज़ की डेफिनेशन या उसके मफहूम का हमें नहीं पता होगा। अब पढ़ेंगे हु मे टेस्टिफाई। हु मे टेस्टिफाई का मतलब यह है कि कौन बंदा गवाही दे सकता है। क्या है जी? गवाही देना। हु मे टेस्टिफाई, हर वो बंदा, हर जी शऊर बंदा जो एक चीज़ को सुन सकता है, समझ सकता है, सुनने की सलाहियत रखता है, उसके बाद उसका प्रॉपर जवाब देने की सलाहियत रखता है, वो बंदा गवाही दे सकता है। ये एक जनरल कंसेप्ट है। अब इसको लॉ क्या कहता है, उसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तमाम लोग जो हैं गवाही के लिए एलिजिबल हैं, कम्पिटेंट हैं, काबिल हैं, एल हैं। अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम
understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions, to tender years, extreme old age diseases, whether of body or mind or any other cause of the same kind. अब ये कहता है एक बंदा, पहली वो बात क्या करता है, ऑल पर्सन कंपिटेंट है, तमाम लोग कंपिटेंट किसके लिए, गवाही देने के लिए, तमाम लोग, अनलेस, अब कौन से बंदे हैं जी जो गवाही नहीं दे सकते, जो ओल्ड एज हैं या जो चाइल्ड हैं, यानी चाइल्ड में भी वो किस्म है या बीमार हैं, बीमार लोग हैं, उसके अलावा यानी ये 3-4 कंडीशंस बताई गई हैं। ये लोग कौन से हैं, ये गवाही किस सेंस में, एक बंदा बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया, उसको समझ नहीं आती मुझसे कोई पूछ क्या रहा है या मैंने बताना क्या है, आ जाती है ना बुढ़ापे में एक ऐसी एज, एक ऐसा टाइम आ जाता है, यानी एक्सट्रीम ओल्ड एज होने की वजह से वो नई चीज़ें बता। उसके बाद बच्चा है, एक बच्चा, उसको चीज़ों का पता ही नहीं है, वो क्या गवाही देगा, यानी वो लोग जो बीमारी की वजह से, बचपन की वजह से या ओल्ड एज की वजह से गवाही देने के काबिल नहीं है ना, वो गवाही नहीं दे सकते, अदरवाइज ऑल पर्सन आर कंपिटेंट। उसके बाद है जी इसका दूसरा पोर्शन, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन शैल नॉट बी कंपिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर प्रीजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। उसके अलावा एक और बंदा है जी जो कन्विक्टेड है, जो बंदा सजा याफ्ता है झूठी गवाही देने की वजह से, वो भी बंदा कंपिटेंट नहीं है गवाही देने के लिए। उसके अलावा हमारे पास है जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन अबाउट होम द कोर्ट इज सर्टिफाइड दैट ही हैज रिपेंटेड देयर आफ्टर एंड मेंडेड हिज वे। रिपेंटेड, ये कन्विक्टेड बंदा किस लिए था, फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से या फॉल्स एविडेंस की वजह से, झूठी गवाही देने की वजह से। अब ये क्या करता है, ये रिपेंट कर लेता है, यानी खुद को बदल लेता है, इसको अगर उर्फ़े आम में बोला जाए तो तौबा कर लेता है। अगर एक बंदा खुद को तौबा कर लेता है और अदालत उसकी तौबा को मान लेती कि यार इस बंदे ने झूठी गवाही देना छोड़ दी है, तो उसकी गवाही फिर सुनी जा सकती है, उस पर ये पहले वाला जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा कि जिसको सज़ा दी होगी वो गवाही नहीं, चाहे उसको सज़ा दी हो, वो तौबा करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी, तो उसकी गवाही भी मानी जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कंपिटेंसी ऑफ द विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन द होली कुरान एंड द सुन्नाह फॉर विटनेस, and where such witness is not forthcoming the court may take the evidence a witness who may be available। सिंपल सी बात करता है, अगर ये सारी जो चीज़ें होंगी, बाकी हमारे जो गवाह हैं वो किसके मुताबिक होंगे, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजंक्शन होंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कोर्ट डिटरमिन करेगी क्या है इनकी एविडेंस होनी है या नहीं होनी। ठीक है, ये जी था हमारा आर्टिकल 3, हु मे टेस्टिफाई, गवाही कौन दे सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 4 से शुरू होता है और 14 तक जाता है, वालेकुम 14 तक जाता है। इसमें हमें बताई जाती हैं प्रिविलेजेस कि किन किन बंदों को फोर्स नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को मेंशन कर लें कि आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक प्रिविलेजेस हैं, इनमें हम जितने लोग भी पढ़ेंगे इनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि ये गवाही दें, किसी मैटर में आकर ज़बरदस्ती उन पर नहीं की जा सकती। फर्स्ट पढ़ते हैं, जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स 14 तक, 14 तक। जजेस एंड मजिस्ट्रेट आर्टिकल 4 पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है जी, प्रिविलेजेस है 14 तक। जजेस एंड मजिस्ट्रेट, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट।
पहली बात करता है कोई जज कोई मजिस्ट्रेट फोर्स नहीं, साथ ही उसने कह दिया एक्सेप्ट। अगर उसको उसका जो सीनियर कोर्ट है, जो उसकी हायर अथॉरिटी, अगर वो ऑर्डर करेगी तो फिर गवाही दे सकता है। ही इज सबॉर्डिनेट be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or is anything which came to his knowledge in the court as such judge or magistrate, but he may be examined as to the other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। अब इसमें वो ये बताता है कि कोई जज कोई मजिस्ट्रेट उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने अदालती मामलात के मुताल्लिक गवाही दे, उसको एक्सेप्ट सवाए उसके जो उसकी बड़ी अदालत है, जैसे मजिस्ट्रेट उसके बड़े कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठी हुई है ना, सेशन कोर्ट बैठी हुई है या हायर कोर्ट बैठी, अगर हायर कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई इस चीज़ के मुताल्लिक मुझे बताओ, देन वो गवाही देने के लिए बाउंड है, अदरवाइज उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 5 है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, मियाँ बीवी की जो गुफ्तगू है। No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, or nor shall be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 5 में हमें यह बताता है मैरिड पर्सन, या इसको बोल लेते हैं जो कपल होता है, मैरिड कपल। कौन कपल? मैरिड कपल जो है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि मियाँ बीवी के आपस में गुफ्तगू क्या है, उसको अदालत में एज ए एविडेंस पेश करें। अब मियाँ बीवी ने बहुत सारी सलाहें करनी होती हैं, फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, अपनी जायदाद का सोचना होता है, बच्चों के फ्यूचर का सोचना होता है, उनके लिए उनमें कोई अच्छी बातें भी करनी होती है, बुरी बात। अब लॉ ये कहता है कि जो मियाँ बीवी की कन्वर्सेशन है उसको एज ए एविडेंस आप अदालत में नहीं ला सकते। ठीक है, इसमें आगे वो कहता है, नीचे वाली लाइन को दोबारा गौर से देखें, एक्सेप्ट इन सूट बिटवीन मैरिड पर्संस, अगर उन दोनों के दरमियान ए और बी आपस में मैरिड हैं, अगर इन दोनों के दरमियान ही केस आ जाता है तो फिर ये उसको एज ए एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मियाँ बीवी के दरमियान केस कौन सा आता है? डेजुलेशन ऑफ मैरिज का आ गया, मेंटेनेंस का आ गया, बच्चों की कस्टडी का आ गया, तो इस तरह का कोई केस आता है तो ये देन एक दूसरे के खिलाफ एज ए एविडेंस इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 6, फोर से लेकर 14 तक हमने जस्ट एक्सेप्शंस पढ़नी है, प्रिविलेजेस पढ़नी है। इन लोगों को प्रिविलेजेस हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है कि इन लोगों को फोर्स नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर ये गवाही देंगे तो वो रीज़न साथ साथ बताई जा रही है, उसको आपने बुलेट पॉइंट में लाते जाना। एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट एक्सेप्ट, वो कहता है, पहले ये कहता है कि कोई भी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो अनपब्लिश है, जिसको लोगों के सामने पब्लिकली अवेजा नहीं किया गया या दिखाया नहीं गया, आर्टिकल 6 बताता है आप उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं पेश कर सकते? स्टेट अफेयर है, एक रियासती अदारे का मसला है। ठीक है, अब नीचे क्या कहता है जी, एक्सेप्ट विद द परमिशन of the officer at the head of that department concerned, who shall give or without withhold such provision as he thinks fit। अगर आपने उसको एज ए एविडेंस उस डॉक्यूमेंट को, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, एज एविडेंस यूज करना है, तो आपको उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, जो उसको होल्ड करने का, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का इख्तियार रखता है, उसकी इजाज़त के साथ आप उसको एज ए एविडेंस शो कर, अगर वो डिसअलाउ कर दे देन यू कांट, ठीक है, आप उसको पेश नहीं कर सकते। उसके बाद है जी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो सारी बातें ऑफिशियल होती हैं, गैर ऑफिशियल तो होती नहीं है वैसे, जानू मानो के मैसेज निकाल के। तो
नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considered that the public interest would suffer by the disclosure। अब इसने ये बात की है, कोई भी किसी के दरमियान कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है, फॉर एग्जांपल सुहेल जो है वो उस्मान को एक लेटर लिखता है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी शामिल है, यानी अगर वो डिस्क्लोज़ होता है तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी या मुल्क में नक्स अमन का ख़तरा है। तो कोई भी आपका ऑफिशियल, आपने चाहे कोई लेन देन ही करना, चाहे उसमें पब्लिक इंटरेस्ट माइनर सा शामिल है, आपने अपना पर्सनल लेन देन कर रहे हैं, तो वो आप अगर आपको कोई फोर्स करेगा कि इसको डिस्क्लोज़ करो तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लॉ इजाज़त देता है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 आपको प्रिविलेज मिली हुई है कि आपकी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो आप पब्लिकली नहीं कर सकते या एज एविडेंस उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो भी ऑफिशियल कोई भी है कम्युनिकेशन वो तभी होगी जब उसमें कोई गवर्नमेंट का मैटर इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, जुर्म के होने के मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। हमने अक्सर न्यूज़पेपर में सुना देखा है, एड्स में सुना हुआ है, टीवी पे एड्स आती होती हैं। आज से पहले तो बहुत ज़्यादा थी ना, जब इश्तिहारियों के पोस्टर बड़े बड़े लगा करते थे इलाकों में, मोहल्लों में, तो वहाँ क्या लिखा होता था, वहाँ एक चीज़ लिखी होती थी, इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम पढ़ने लगे। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस he got any information as to commission of any offense, यानी किसी जज से, मजिस्ट्रेट से, किसी पुलिस ऑफिसर से ये नहीं पूछा जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि उसके पास ये इतला आई कहाँ से। भाई उसने एक चीज़ को रोका है, एक चीज़ पर कार्रवाई की, इतना काफ़ी नहीं है। अब वो बताना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है। भाई आपका जो मेन काम था, आप कमीशन ऑफ ऑफेंस पे पहुँच गए ना, जाए वकूआ पे पहुँच गया या जाए वकूआ को आपने रोक लिया, दैट्स इट। आप पेड़, वो क्या कहते हैं, आम खाएं पेड़ ना गिने, लॉ इसमें ये बेसिकली कहना चाह रहा है। उसके बाद एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। अब एक बंदा पब्लिक रेवेन्यू चुरा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं दे रहा। रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन होते हैं हमारे, पटवारी, तहसीलदार, एसी, डीसी। अब इनको रेवेन्यू कौन, ज़मीनों से आता है, मामले की शक्ल में आ गया, उसके बाद जब ज़मीनें एक दूसरे के नाम लगती हैं तो उसकी चलान फीस आ। अब एक बंदा गवर्नमेंट को चूना लगा रहा है तो दूसरा बता देता है कि ये इस तरह गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस तरह सबमिट नहीं करवा। अब आपका काम ये था कि आपको पता चल गया कि ये गवर्नमेंट को धोखा दे, ये छोड़ दो कि किसने बताया, इन्फॉर्मेशन तो ठीक थी, वही बात। आप काम देखो, बंदा छोड़ दो, जो भी अगर इन्फॉर्मेशन ठीक है तो बस छोड़ दो उसको। इसी वजह से कहा जाता है कि बताने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। रोबन आपका नाम सीगा राज में नहीं रहेगा, आपने भी 2 लाख दिया हुआ है, अभी 2.5 लाख दिया था। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसको हम इस तरह लेते हैं, इसको अभी इसकी वर्डिंग बाद में पढ़ते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज ए लॉयर, हमारे पास हर रोज़ 100 तरह के केसेस आते हैं, 100 तरह के मसले मसाइल आते हैं। अगर हम सब की तशहीर करने लग जाए तो हमारे पास तो बंदा ही कोई ना आए। इसी तरह जो डॉक्टर होता है उसके पास भी हर बंदे की इंफॉर्मेशन होती है, इसका दिल काम नहीं करता या इसके गुर्दे काम नहीं करते, ये गूंगा है या बोला है, ये वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। यानी ये बात करने का मकसद ये है कि हर किसी की इंफॉर्मेशन होती है। ये कौन सी है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप पढ़ते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। कोई वकील, रोबन साहब, कोई वकील अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन फर्दर शेयर नहीं करेगा और उसको फोर्स भी नहीं किया जा सकता कि आपके पास ये इत्तला थी, ये जुर्म की, ये ऑफेंस की, या इस मामले की स्टोरी का आपको पता था, आप इसको एज ए एविडेंस बताएं क्योंकि आपको उसने बताया। भाई नो, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, इसको लॉ परमिट करता है कि वो नहीं बताएगा, उसको प्रिविलेजेस देता है आर्टिकल 9 किसी भी एडवोकेट की या उसके क्लाइंट की जो कन्वर्सेशन है उसको एज ए एविडेंस का पार्ट नहीं। अगर वो एडवोकेट आके पर गवाही देता भी है
लॉ उसको गवाही का हिस्सा नहीं बनाएगा। सोहेल, अगर वो खुद पे आके गवाही देता भी है, लॉ उसको हिस्सा ही नहीं बनाएगा एविडेंस का, क्योंकि एक रिटर्न चीज आ गई है ना कि ये कॉन्फिडेंशियल है, उस बेस पे आके फैसला नहीं करेगी कि वो जो उसने बताई। हाँ, एक और बात वो कहता है कि अगर क्लाइंट खुद इजाजत दे दे कि आप दे सकते हैं ये गवाही, देन यू कैन। ये बात ठीक होगी। उसके बाद जी हमारे पास आर्टिकल 10, आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ द एडवोकेट्स। अब हमारे जो ऑफिस बॉय होते हैं या हमारे जो क्लर्क्स हैं, वो आर्टिकल 9 जो है इन पर भी एप्लीकेबल होता है कि जैसे एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की बातें बाहर नहीं बता सकता या एज ए एविडेंस उनको यूज़ नहीं कर सकता, इसी तरह ऑफिस बॉय या ऑफिस क्लर्क उनको फर्दर बताकर या उसको एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनको जाके एज ए गवाह बनकर बता नहीं सकता, बताएगा भी तो मानी नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं ना कर रहा। आर्टिकल 11 हम पढ़ते हैं, privilege not waived by voluntarily evidence. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in Article 9. उसको बज़ाहिर इजाज़त नहीं दी गई, वो खुद ही जाके बोलता है। If any party to a suit or proceeding calls such advocate as a witness, if he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matter which but for such question he would not be at liberty to disclose. अब ये कहते हैं एक मैटर है, उसके मुताल्लिक एडवोकेट को इजाज़त दे दी गई है, वेव कर दिया गया, छोड़ दिया गया, परमिट कर दिया गया कि इस मैटर की हद तक ये गवाही दे सकता है। वो एक ख़ास मैटर, फॉर एग्जांपल वो एक्स भी हो सकता है, इसकी हद तक उसको वॉलंटरली छोड़ा गया, उस तक वो एविडेंस दे सकता है। अगर इस क्वेश्चन से निकल कर वो कहता है जी मैं वाई के मुतालिक भी जानता हूँ, लॉ कहता नहीं, जिन्ना पूछा गया उन्ना दस, आगे नहीं जाना, ठीक है, जितना पूछा गया वही बताना है, आगे बात नहीं मानी जाए। उनके साथ उसको इजाज़त नहीं है, इतना परमिट किया गया ना, अगर वो फर्दर बताता भी है तो लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। Article 12, confidential communication with legal advisor. No one shall be compelled to disclose the court, tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial power or jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but not others. अब इसमें ये कहता है एक कॉन्फिडेंशियल बात है, यानी मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताई थी, 4 से लेकर 14 तक हम सिर्फ प्रिविलेजेस पढ़ेंगे, तो ये कहता है कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है विद लीगल एडवाइज़र, आपके अपने लीगल एडवाइज़र के साथ कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, आप चाहे जुडिशरी का काम कर रहे हैं, चाहे कुजाई जुडिशरी का काम कर रहे हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे कोई जुडिशरी के ऑफिसर हैं, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है ना, उसको एज ए लीगल एडवाइजरी एज एविडेंस यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जजेस भी बाज़ दफ़ा किसी से चीज़ें कंसल्ट कर लेते हैं। बाज़ क्या होता है, कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर, उनके पास 100 चीज़ें होती, बाज़ हमारे वुज़रा हजरात, हमारे जो लीगल एडवाइज़र होते हैं उनके पीछे, अब जो वो पर्सनल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं उनको एज ए एविडेंस हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है जी प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी टू ए सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज
title deed to any property, no witness who is not a party of suit shall be compelled to produce his title deed to any property or any document in which of which he holds any property as pledger or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some persons through whom he claims. इसका क्या है? प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। एक बंदा एक केस में पार्टी नहीं है, ए और बी का केस आपस में चल रहा है। अब यहाँ पे एक्स के पास एक टाइटल पड़ा हुआ है, उसका केस के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। नो पर्सन, किसी को भी कोई कंपेल नहीं कर सकता। इसमें वाजे तौर पे वो बता रहा है कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको अदालत में एज ए गवाह लाकर, एज ए एविडेंस लाकर पेश करें, वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये जो एक्स के पास डॉक्यूमेंट है ये खुद इन राइटिंग दे दे, इन रिटन दे दे कि मैं इसको लाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं, देन यू कैन यूज़ इट। आप उसको तब यूज़ कर सकते, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते उसको एज ए एविडेंस। जो टाइटल डीड आपके पास है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ काशिफ के पास है, आपका सोहेल का और उस्मान का इशू चल रहा है, डॉक्यूमेंट उसके पास पड़ा हुआ, आप उसको बार बार कहेंगे कि यार डॉक्यूमेंट लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ, नहीं लाएगा। क्यों? उसको लॉ इजाज़त देता, आप नहीं पेश कर सकते क्योंकि आप पार्टी नहीं, आपका केस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो क्या करेगा? अगर वो खुद कहेगा तो मुझे कोई इशू नहीं, मैं देने को तैयार हूँ, देन आप उसको एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आर्टिकल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब इसमें थोड़ी सी बात डिफरेंट है। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ दे वर इन हिज पोजेशन अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंटेड टू देयर प्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल देता हूं। एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट, ये पड़ा किसके पास हुआ है? ये अली के पास पड़ा हुआ है। इसके इख्तियारात किसके पास हैं? वो जैन के पास है। डॉक्यूमेंट ये है, ये इसके कब्जे में है, अली के कब्जे में। लेकिन उसको हाँ ना उसका फैसला करना, उसको डिसाइड करने की जो ताकत है, जो इख्तियार है, वो जैन के पास है। पोजेशन इसकी है, डॉक्यूमेंट के बाकी सारे इख्तियारात, ऑर्डर्स वगैरह इसके चलते हैं। आप इसको फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 के मुताबिक, 14 के मुताबिक लॉ ये कहता है कि अगर इसके पास डॉक्यूमेंट पड़ा भी हुआ है अली के पास, आप इसको फोर्स नहीं कर, क्योंकि उसके पास तो जस्ट उसका कब्जा है, उस डॉक्यूमेंट की पोजेशन है उसके पास, लेकिन पीछे अथॉरिटी इसके पास है, इंटाइटलमेंट इसके पास है, इख्तियार इसके पास है। अगर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की कोई इजाज़त दे सकता है तो वो ये बंदा दे सकता है। उसके पास तो जस्ट उसका कब्जा है, उसके पास पड़ा, उसकी पोजेशन में। तो देन इट मीन यू कांट कंपेयर टू हिम। आप इसे फोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते कि आप वो डॉक्यूमेंट अदालत में एज एविडेंस पेश करें। बात समझ लग गई? इसको बंद करो। उसके बाद है जी आर्टिकल 15। इसमें आर्टिकल 15 में ये जी हमारी 4 से 14 तक जो प्रिविलेजेस थी वो ख़त्म हुई हैं। इसके बाद एक नई स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, 4 से 14 तक हमने ये जस्ट पढ़ा है कि किन किन बंदों को आप फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि वो आकर गवाही दें, या उनकी स्टेटमेंट एज ए एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते, या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर कर सकते हैं तो वो किन किन सूरतों में कर सकते हैं, वो भी नीचे बताया गया। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 15, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड। बात उसने पहले ही बता दी, फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। इसमें एक लाइन लिखते हैं, ही इज बाउंड टू आंसर। इसके ऊपर एक टाइटल लाइन लिख लें। इसमें वो ये कहता है कि गवाह जो है, अगर उससे कोई सवाल पूछा जाए तो वो उससे इनकार नहीं कर सकता कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा,
चाहे हाँ में जवाब दे चाहे ना में जवाब दे, लेकिन ही इज बाउंड टू आंसर। ये लाइन लिखे ऊपर, ही इज बाउंड टू आंसर। ये आपको पूरा आर्टिकल बता देगा एक ही लाइन में। अब इसको हम पढ़ते हैं। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceedings upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend to direct or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind, provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer। बात समझ चल गई। आर्टिकल 15 हमें एक स्टेटमेंट बताता है, ही इज बाउंड टू आंसर। आर्टिकल ये बताता है कि एक गवाह से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही इज बाउंड टू आंसर, वो जवाब देने का पाबंद है। लेकिन अगर वो इस वजह से जवाब नहीं देना चाहता कि अगर मैंने इस क्वेश्चन का, ट्रायल में क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं ना, ट्रायल में या जब चार्जशीट फाइल होती है, चाहे सिविल केस हो या कोई भी हो, उसमें भी जब एविडेंस होते हैं तो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ना गवाह से। तो वो इस वजह से अगर वो गवाही नहीं देना चाहता, लॉ कहता है, मैंने कह रहा हूँ, अगर वो इस वजह से गवाही नहीं देना चाहता कि अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो शायद मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए या कोई चीज़ एक्सपोज हो जाए, तो मैं इसका आंसर देना नहीं। तो लॉ ये कहता है कि यू आर बाउंड टू आंसर विच क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसका आंसर देने के लिए बाउंड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। ये गवाह के लिए। अगर वो नहीं देना चाहता आंसर तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर वो आंसर नहीं देता, ये बंदा इनकार करता है मैं इसका जवाब नहीं दूंगा इस क्वेश्चन का, तो लॉ क्या कहता है, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। उनमें से पर्सन नहीं ना, अब चीज़ें डिफरेंट होगी, वो प्रिविलेजेस हैं। अगर उनमें कोई पर्सन होगा तो उसके नीचे रीज़न भी होगी। अब हम किस आर्टिकल के तहत उस पर्सन को जानना चाह रहे हैं, फिर उस आर्टिकल को देखेंगे कि इस पर कौन सी सिचुएशन एप्लीकेबल है। उस आर्टिकल में सारी चीज़ें बताएगी। अगर ये सिचुएशन होगी तो वो गवाही दे सकता है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट था जो आप उसको पेश नहीं कर सकते, या आपको पब्लिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको पेश नहीं कर सकते। उसके बाद लॉ ने नीचे क्या कहा था कि अगर उसका कोई हेड, उसका हेड ऑफिसर जो है वो उसको अलाउ करेगा तो देन यू कैन यूज़ इट। साथ उसके हल भी बताया गया है, एक्सेप्शन भी दी गई। इधर तो ये साफ साफ कहा गया ना कि ये जो गवाह बन के एक कटहरे में आएगा या अदालत में पेश होगा, उससे जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आंसर देने का पाबंद है आर्टिकल 16 के तहत, कि जो भी बंदा आएगा वो बाउंड है। अकम्प्लिस आर्टिकल 16, ये बड़ी मजे की चीज है। अकम्प्लिस वादा माफ गवाह, इसको हुर्फे आम में हमारे पास वादा माफ गवाह कहते हैं। इसका एक और वर्ड है शरीके जुर्म, इसको एक और कहते हैं साथी, दोस्त। पंजाबी का एक वर्ड है भाईवाल, हिस्सेदार। लॉ इसके बारे में ये कहता है कि अगर ये बंदा गवाही देगा तो ये डेफिनेटली दूसरों पर अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी मैं एग्जाम्पल्स आपको सारी देता हूँ। An accomplice shall be competent witness against an accused person except in case of an offense punishable with hadd, and a conviction is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice। अब इसमें यह कहता है कि ये जो accomplice है, ये जो वादा माफ गवाह है, ये अगर अपने बाकियों साथियों के मतलब कोई गवाही देता है तो वो
बहुत काबिल कबूल गवाही है, ठीक है। लेकिन अगर हद की सज़ा शामिल है देन काबिल कबूल नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। 1 2 3 4 ये 4 लोग मिलके चोरी करते हैं, ठीक है। इनमें से एक जो है ये अकम्प्लिस बन जाता है, ठीक है। ये क्या बताएगा कि हमने चारों ने मिलकर चोरी किया। इट मीन्स खुद तो वो एडमिट कर ही रहा है, बाकियों का भी बेड़ा गर्क कर गया ना कि हम चारों ही थे। इट मीन्स उसने प्रूव कर दिया, उसने बता दिया। इसका मतलब ये है कि जो बंदा साथी होता है, जो शरीक जुर्म होता है, उसकी गवाही ज़्यादा वैल्यू रखती है। इसको चोरी को आगे ले लेते हैं, कत्ल में ले लेते हैं। ये चारों कहते हैं जी हमने मिलके कत्ल किया, इसने फायर मारा है, मैंने उसका गला दबाया है, मैंने उसको लात पे फायर मारा, इसने उसको सीने पे फायर मारा, उसने इसको बैक से, यानी ये सारों की डिटेल ये बता देता है। तो क्या हुआ, सारी लटक गए। क्या इसका मकसद ये है अकम्प्लिस का कि अगर अकम्प्लिस गवाही जब देता है तो बाकियों पर उसका पूरा पूरा असर होता है, क्योंकि ये बंदा तो साथ है ना, इसको तो ज़्यादा पता है हमने क्या किया। बाकी गवाहों की निस्बत इसकी गवाही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अच्छा साबित होगा नहीं, लेकिन असर वो पूरा पूरा रखेगा। उसके असरात इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी की गवाही पर बाकियों को सज़ा दे दी जाएगी, नहीं। इसका मकसद ये है कि एकदम तो वो डाउटफुल हो गए ना, कि जो चीज़ अभी वो मुलज़म थे वो मुजरम की कैटेगरी में आ गए। पहले शक था कि आया इन्होंने किया होगा कि नहीं किया होगा, जब उनका साथी बता रहा है कि इन्होंने किया है, क्या हुआ, तब तो लॉ के ज़हन में फिट होगी ना एक चीज़, कानून के ज़हन में, कोर्ट के ज़हन में, क्या आया वाकई ही ये लोग, चलो इन्होंने डायरेक्ट फायर नहीं मारे होंगे एक बंदे को मारते वक्त, लेकिन ये उसके साथ तो थे ना उस वक्त, उनके एग्जिस्टेंस तो शो कर गया ना एक बंदा कि ये मेरे साथ थे। बात समझ आ, मतलब कितना ज़्यादा असर है। आपका केस मुझे याद आ गया, आपने क्यों पूछा है अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर यही सज़ा होती है हद में, हद की कौन सी सज़ाएं जो अल्लाह ताला ने बयान की हुई, एक बंदा शराब पीता है, अब ये 4 लोग हैं, ये मिलके शराब पीते हैं, सज़ा कौन सी लागू होती है, हद की। हद की सज़ा लागू होती है, चाहे ये कहता भी है कि हमने चारों ने शराब पी है, इसको फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि बाकी तीनों ने पी है तो इसने पी है, बाकियों को कोड़े बजने हैं तो इसको भी मारो, इसकी बचत कोई नहीं है। एक और एग्जाम्पल है इसमें, अगर कोई रेप का केस आ जाता, ये कहता है जी हम सारे उसमें इन्वॉल्व थे, तो बात वही है, जब हद लागू होगी फिर इसकी कोई बचत नहीं। अदरवाइज ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, पीपीसी के तहत इसको कोई एक्सेप्शन मिल जाती है एज ए अकम्प्लिस बनने की, हद में इसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जी था हमारा अकम्प्लिस। उसके बाद हमारे पास है जी कंपिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस, आर्टिकल 17। कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, एक गवाह की काबिलियत या अहलियत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंपिटेंसी ऑफ विटनेस आर्टिकल 17 और आर्टिकल 3, ये दोनों को रिलेट करके पढ़ा जाए तो और ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। आर्टिकल 3 हमें बताता है कि कौन बंदा गवाही दे सकता है। इधर ये बताया गया कि कितने लोग गवाही दे सकते हैं, उधर कौन है, इधर कितने। एक चीज़ याद रखनी है, कौन और कितने। 3 बताता है कि कौन बंदा दे सकता है, 17 बताता है कितने लोग दे सकते और किस तरह दे सकते हैं। The competency of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah। वो कहता है कि एक बंदे की गवाही देने के लिए, शहादत देने के लिए जो कंपिटेंसी है, काबिलियत, अहलियत है, वो कैसे चेक की जाएगी, जैसे कुरान पाक ने बताई है या इस्लाम ने बताई है, अकॉर्डिंग टू सुन्ना
या होली कुरान। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद और एनी दिस स्पेशल लॉ, यानी या कोई स्पेशल लॉ के तहत बताई गई है या हदूद लॉ की जो गवाही है वो प्रोसीजर फॉलो होगा। इन मैटर परटेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन इफ रिड्यूस्ड टू राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय टू विटनेस, टू मैन विटनेस। वो क्या कहते हैं जी, जब फाइनेंशियल मैटर हो शुड बी इन राइटिंग, फाइनेंशियल भी हो और राइटिंग में भी हो, तो क्या किया जाएगा, इसको टेस्टेड करने के लिए कितने गवाह की जरूरत होगी, दो। कौन, टू मैन, टू मैन चाहिए होंगे। फाइनेंशियल मैटर्स इफ रिटन इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में है, लेन देन का मामला है, लिखाई पढ़ाई उसमें हुई है, लिखा गया उसको, दो मर्द गवाह ने। अगर दो मर्द मौजूद नहीं है हमारे पास तो कानून हमें क्या बताता है, वन मैन एंड टू वुमेन। क्या हो गया, इस्लाम यही कहता है, लेकिन यहाँ वन वुमेन 100 मैन इज अनइक्वल। अच्छा, क्योंकि होता ही है ना कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि औरत कह दे सही एक दफ़ा, वो कोई लड़ाई हो जाए ना किसी चौक में, तो होता क्या है कि औरत बस इतना कह दे इसने मुझे छेड़ा है। यार क्या छेड़ा है वो बाद में पूछे, उसको एक हफ्ते बाद पता चलेगा कि मैंने छेड़ा क्या था, क्योंकि वो एक हफ्ता पहले तो उसको होश ही नहीं आनी, जितनी मार पड़नी बेचारे को। वन मैन टू वुमेन। अच्छा, अगर वन मैन टू मैन ये किस लिए रखा गया है, ताकि अगर कोई एक बोलता है तो दूसरा उसको बता दे भाई ये आपका लेन देन था, ये आपने तहरीर की है, मैं आपको बताता हूँ आपके दरमियान तहरीर हुई, ताकि एक दूसरे को याद करवाने के लिए लॉ ये कहता है। वन में रिमाइंडर द अदर इफ नेसेसरी एंड एविडेंस शैल बी लीड अकॉर्डिंगली एंड इन ऑल अदर मैटर। बाकी जितने भी मैटर हैं, जितने भी लेन देन के इशू है, उनमें क्या होगा, वन मैन वन वुमेन, वन मैन वन वुमेन। ये है जी हमारी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। पहले वो क्या कहता है कि जो गवाह है उनकी तादाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम सेलेक्ट की जाएगी। अगर इस्लाम के मुताबिक वो बंदा फुलफिल नहीं हो रहा, नहीं एप्लीकेबल हो रहा, देन किसी स्पेशल लॉ के तहत या हदूद लॉ या कोई और लॉ जो एप्लीकेबल हो रहा हो। अगर फाइनेंशियल मैटर है, इफ़ इन राइटिंग, अगर वो लिखत में आ रहा है तो दो मैन होने चाहिए, पहली कंडीशन ये बताता है। अगर दो मर्द मौजूद नहीं है, एक मर्द दो औरतें होनी चाहिए, ताकि कोई बोले दूसरा उसको याद कर। नीचे सेकंड कंडीशन में वो बताता है कि बाकी तमाम मामलात में एक मर्द एक खातून चल जाएगा, ठीक है, इनकी गवाही जो है एक्सेप्टेड है। ये जी था हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस फर्स्ट चैप्टर था जो आज हमने कंप्लीट किया है। इसमें 1 से 2 तक तो डेफिनेशंस थी। 3 हमें बताता है कि कौन बंदा टेस्ट गवाही दे सकता है। जो बंदा रैशनल आंसर दे सकता है, जो सेंस रखता है, हर वो बंदा गवाही दे सकता है। 4 से 14 तक हमने प्रिविलेजेस पढ़ी हैं, ठीक है, कि कौन कौन बंदा गवाही देने के लिए किनको फोर्स नहीं किया जा सकता। 15 हमें बताता है ही इज़ बाउंड टू आंसर, अगर उससे कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो वो जवाब देने के लिए पाबंद है। उसके बाद हमें ये बताता है 16 अकम्पलिस, शरीके जुर्म, वादा माफ गवाह, साथी, भाईवाल। मैंने 4-5 मतलब आपको बता दी। अगर ऐसा बंदा बाकी अपने साथियों के मतलब कोई गवाही देता है तो उस गवाही का बाकियों पर पूरा पूरा असर पड़ेगा, और अगर हद की बात है तो वो जितनी सज़ा दूसरों को मिलेगी उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। 17 हमें ये बताता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस कि इस्लाम के मुताबिक गवाही होनी चाहिए। अगर इस्लाम के मुताबिक गवाह नहीं मिल रहे तो फिर क्या होगा। फाइनेंशियल मैटर इफ़ इन राइटिंग, दो मर्द
दो मर्द मौजूद नहीं है, एक मर्द दो ख़वातीन, दो ख़वातीन, ये इसलिए पैरामीटर सेट किए गए ताकि एक भूले दूसरा उसको याद करवा दे। एक मैन एक वूमेन, बाकी तमाम मैटर में इनकी गवाही चलेगी। ठीक है, ये हमारा पहला पोर्शन था। उसके अलावा आगे और चीज़ें करते हैं, इसको वाइंड अप।